सुमित्रा अपने घर में अपनी बेटी काजल और बड़ी बहू किरण के साथ छोटी बहू रूही के आने का इंतजार कर रही थी। मम्मी जी, आखिर कब तक यूं इस तरह आप अपनी आंखें दरवाजे पर गड़ाई बैठेंगी? अरे आ जाएगी देवरानी जी। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। देखो सुबह के 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अगर रेस्ट नहीं किया तो खामखा बीमार पड़ जाओगी, फिर करवाते रहना अपनी नई बहू से सेवा। अरे सुबह के 4 बज रहे हैं, तभी तो घर के दरवाजे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हूँ। बहू किसी भी टाइम आती होगी। और तुम दोनों ना मुझे अपना ज्ञान मत दो। जाओ जाकर पूजा की थाली तैयार रखो। बहू जैसे ही घर में आएगी वैसे ही उसका गृह प्रवेश करवाना है हमें। सुमित्रा आज काफी खुश थी और वो एकटक लगाए दरवाजे की तरफ देख रही थी। देखती भी क्यों ना, आखिर उसका छोटा बेटा सुमित सुमित्रा के घर की छोटी बहू को जो ला रहा था। अगले कुछ घंटे में सुमित की गाड़ी सुमित्रा के घर की चौखट पर खड़ी हो जाती है और उस गाड़ी में से सुमित्रा की छोटी बहू रूही निकलती है। रूही को देख सुमित्रा खुशी से दरवाजे पर जाकर अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाकर पूजा की थाली लाने को कहती है। किरण बहू, अरे जल्दी लेकर आ पूजा की थाली। आखिर कब तक मैं अपनी नई नवेली बहू को घर के बाहर खड़ी रखूंगी? हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में किरण अपने हाथों में पूजा की थाली लेकर आती है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू की आरती उतारने के बाद उसका गृह प्रवेश करवाती है। अपनी सास का इतना प्यार देख रूही की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे वाह रूही, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा मेरी सास अच्छी है। हे भगवान, ऐसी सास सबको देना। रूही अपनी सास के बर्ताव को देखकर मन ही मन काफी खुश हो रही थी, लेकिन कौन जानता था कि उसकी खुशी कुछ ही पल के लिए है। चलो भाई, सारी रस्म हो गई। काजल जा अपनी छोटी भाभी को उनका कमरा दिखा दे। मैं चली सोने के लिए, बहुत थक गई हूँ मैं। लेकिन माँ जी, आप ही तो रात से अपनी छोटी बहू का इंतजार कर रही थी। अब जब आपकी छोटी बहू आई है तो आप अपनी बहू के साथ समय नहीं बिताएंगी? किरण बहू, छोटी बहू अब इसी घर में रहने वाली है। वो एक दिन के लिए नहीं आई। बिताती रहूंगी उसके साथ समय। अभी बहुत समय पड़ा है समय बिताने के लिए, समझी? जा जाकर घर का काम कर और पहले ना मेरे लिए 1 कप चाय लेकर मेरे कमरे में आ जाना। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी तक जो सुमित्रा अपनी छोटी बहू के आने का इंतजार कर रही थी, अचानक उसी सुमित्रा के हाव भाव बदल जाते हैं। ये देखकर रूही कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन रूही उसी समय किसी से कुछ बोलना जरूरी नहीं समझती और अपनी ननद के साथ अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ साथ रूही अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को भी समझने लगती है। ऐसे ही एक दिन रूही किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी ननद काजल उसके पास आती है और छोटी भाभी से कहती है, भाभी क्या बना रही हो? आज खुशबू से तो लग रहा है कुछ बढ़िया ही पक रहा है। जी हाँ ननद जी, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। आज मैं घर में कुछ अच्छा ही बना रही हूँ। घर में ऐसा कुछ बना रही हूँ जिसे देखकर सभी खुश हो जाएंगी। अच्छा, ऐसा भी क्या बना रही हो भाभी? जरा मुझे भी तो दिखाओ। नहीं 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 नन्ना जी, ये तो अब डाइनिंग टेबल पर ही देखने को मिलेगा। रूही की बात सुनकर काजल अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो खाने में हलवा, पूरी, सब्जी देखकर सभी का मुंह बन जाता है। अरे बहू, ये तूने क्या बना दिया? हमारे घर में कोई भंडारा चल रहा है क्या जो तूने हलवा पूरी सब्जी बना दी? नहीं माँ जी, भंडारा तो नहीं है, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ कुछ अच्छा नहीं बना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये बनाकर सभी का दिल जीत लिया जाए। किरण बहू, लगता है तूने छोटी बहू को कुछ समझाया नहीं है, तभी छोटी बहू ना समझी कर रही है। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? तूने बहू को कुछ नहीं बताया ना? वो माँ जी, मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का। मैं इसे बता दूंगी। ये क्या बात चल रही है? मतलब क्या बताने की बात चल रही है? ऐसा भी क्या है जो मुझे नहीं पता? देख बहू, इस घर के कुछ रूल्स, नियम है और जब तक इस घर की औरतें उस नियमों को सही ढंग से फॉलो नहीं करती तब तक वो इस घर में इस घर की बहू कहलाने लायक नहीं होती। इसलिए तुझे भी कुछ नियम फॉलो करने होंगे। साथ ही तुझे कुछ परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा, तभी तू इस घर की बहू बन पाएगी। परीक्षा? हाँ, परीक्षा। बाकी तुझे किरण बहू अच्छे से समझा देगी। क्या बहू, सही बोल रही हूँ ना मैं? जी हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं रूही को सब समझा दूंगी। आज सभी लोग जैसे तैसे पूरी, सब्जी और हलवा तो खा लेते हैं,
लेकिन आज की बात रूही को जरा भी अच्छी नहीं लगती। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां किरण आती है। देवरानी जी, छोटी छोटी बात पर आंसू बहाना बंद कर दो, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है। शादी के बाद एक लड़की को मजबूत बनना पड़ता है ताकि वो अपने ससुराल वाले के ताने और लोगों की बात सुन सके। लेकिन दीदी, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब माँ जी कितना अच्छा बर्ताव कर रही थी। अचानक से माँ जी को क्या हो गया? रोहित, तुम ना बहुत भोली हो। तुम ये कैसे बोल रही हो कि तुम माँ जी की पसंद की बहू नहीं हो? सुमित ने अपनी पसंद से शादी करी है, इसलिए माँ जी को तुम्हें अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। और हाँ, वो और लोगों के सामने ये नहीं जताना चाहती कि ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए वो बाहर वालों के सामने तो तुमसे अच्छे से पेश आएंगी। और दूसरी बात, इस घर में कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिन्हें तुम्हें फॉलो करना होगा। तीसरी, आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस घर में बहू की रैगिंग होती है। क्या रैगिंग? वो भी ससुराल में? हाँ रूही, रैगिंग। यहाँ बहू की रैगिंग होती है, और अगर बहू उस रैगिंग में पास हो जाती है तो वो इस घर की बहू बन जाती है। लेकिन अगर वो रैगिंग में फेल हो जाती है तो वो भले ही 4 लोगों की नजरों में इस घर की बहू हो, लेकिन माँ जी उसे बहू के रूप में कभी नहीं अपनाएंगी। लेकिन दीदी, ये रूल सही नहीं है। मतलब रैगिंग कॉलेज की हो, स्कूल की हो या ससुराल की, ये सही नहीं है। तुम सही कह रही हो रूही, लेकिन तुम्हें रैगिंग को तो पास करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे माफ करना, तुम्हारी रैगिंग मैं भी करूंगी, क्योंकि मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तब माँ जी ने मेरी भी रैगिंग करी थी। सोचो, मैं तो माँ जी की पसंद की बहू हूँ, तब माँ जी ने मुझे नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें कैसे छोड़ देंगी? जबकि तुम तो माँ जी की पसंद हो ही नहीं। तुम्हारी शादी तो सुमित की वजह से माँ जी को मजबूरन करवानी पड़ी। इतना बोलकर किरण वहां से चली जाती है। वहीं रूही अब अपने घर की सारी बात समझ जाती है कि आखिर उसकी सास उससे ढंग से बात क्यों नहीं कर रही थी। साथ ही उसकी सास का बर्ताव इतना बदला बदला सा क्यों था? इसका कारण कोई और नहीं बल्कि सुमित और रूही की लव मैरिज थी। ये सब देखकर रूही को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो करती भी क्या? उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन हमारी रूही भी कुछ कम नहीं थी। आखिरकार उसको पता चल ही गया था कि उसकी सास उससे क्यों कटी कटी रहती है। बस इसलिए वो अपनी सास की रैगिंग को पार करने की ठान लेती है। मम्मी जी, आप भले ही मुझसे कितना ही कटी कटी क्यों ना रह ले, लेकिन मैं आपका दिल जीत कर ही रहूंगी। इस रैगिंग में चाहे आप मेरी कितनी ही परीक्षा क्यों ना ले, मैं सारी परीक्षा पास करके आपका दिल जीत कर आपको ये साबित कर दूंगी कि आपको मेरे जैसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। अगले दिन रूही नहा धोकर जब अपने कमरे से बाहर जा रही होती है तब हॉल में सुमित्रा की कुछ दोस्तों को देखती है। मम्मी जी की दोस्त आई हैं। मम्मी जी तो बहुत ही पुराने ख्यालात वाली हैं। खैर जो भी है, अब जब माँ जी ऐसी है तो जाहिर सी बात है कि उनकी सारी सहेलियाँ भी ऐसी ही ओल्ड फैशन की होंगी। उनके सामने हाथ में चाय कॉफ़ी और घूंघट में जाना ही अच्छा होगा, नहीं तो वो तुरंत जज कर देंगी मुझे, और बाद में माँ जी उनके जाने के बाद मुझ पर भड़केगी। जहाँ रूही ये सब अपने मन में सोच रही थी, वहीं सुमित्रा अपनी सहेली कुंती से अपनी बहू को देखते हुए कहती है, अभी देखना मेरे बेटे की पसंद, यानी मेरी बहू कैसे अपने ही फैशन में आती है हीरोइन बनके। अरे सुमित्रा, तू भी ना, वो आजकल की लड़की है, ये जानते हुए भी तू उससे ये उम्मीद करती है कि वो घूंघट में आएगी। मेरे घर में जो भी बहू आएगी वो घूंघट में ही रहेगी। अब तुझे कैसे बताऊं मेरी प्यारी दोस्त कि मैं अपनी बहू की रैगिंग कर रही हूँ। अब देखती हूँ वो मेरी इस परीक्षा में कैसे सफल होगी। सुमित्रा मन में खुद से बात कर रही थी, तभी वहां रूही घूंघट में आती है और अपनी सास को चाय देती है। रूही को घूंघट में देख कुंती सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा, तू तो अपनी बहू के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी, पर देख तेरी बहू तेरा दिल जीतने के लिए क्या क्या कर रही है। अब हाँ हाँ, सही कहा तूने। सुमित्रा अब चुपचाप चाय पीने लगती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन रूही अपने घर के कपड़े धो रही थी, तभी उसकी जिठानी और सास उसके पास अपने हाथों में और कपड़े लेकर आते हैं। रूही, ये कपड़े भी है, इन्हें भी धो देना। पर दीदी, ये कपड़े कौन से हैं? मेरा मतलब, इन कपड़ों को तो कोई पहनता भी नहीं है ना? नहीं पहनता तो चुपचाप धो दे इसको। इन कपड़ों को गरीबों में बांटूंगी मैं। अपनी सास की बात सुनकर रूही कुछ नहीं बोलती और चुपचाप कपड़े धो देती है।
अपनी बहू को इतने सारे कपड़ों को धोता देख सुमित्रा का दिल पिघल जाता है, पर वो उस समय कुछ नहीं कहती। समय का पहिया यूं ही चलता है और रूही अपने ससुराल की होने वाली सभी रैगिंग को पास कर लेती है। अपनी बहू की मासूमियत और उसकी मेहनत देख सुमित्रा भी अब उसको पसंद करने लगती है और समय के साथ सुमित्रा रूही को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। रूही बहू, तूने वो सब किया जो मैंने तुझसे करवाया, यानी तू अपनी परीक्षा में पास हो गई। मुझे माफ़ करना, पर मैंने तुझे अपनाने में कुछ ज़्यादा ही समय लगा दिया। नहीं माँ जी, आपका फ़र्ज़ है, आप मुझे कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी करवा सकती हैं। आखिर आप भी तो मेरी माँ है ना। अपनी बहू की बात सुनकर सुमित्रा उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं। सीतापुर गांव में रेवती नाम की औरत अपने 2 बेटे अरुण और वरुण के साथ रहती थी। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। रेवती की बड़ी बहू सोनाली बहुत ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी छोटी बहू चारू ने कोई पढ़ाई नहीं की हुई थी। सोनाली चारू को हमेशा ही ताने मारती रहती और उसे उसके अनपढ़ होने का एहसास दिलाती रहती। चारू, कल मेरी कुछ दोस्त आएंगी घर पर। अच्छा भाभी, तो क्या तैयारी करनी है उनके लिए? हाँ, मुझे बाजार से सामान भी मंगाना है। एक काम करती हूँ, ऑर्डर कर देती हूँ। ऑर्डर? अरे मैं ले आती हूँ ना भाभी मार्केट से, आप मुझे बता दीजिए। अरे आजकल मोबाइल से सब ऑर्डर हो जाता है। क्या चारू, तुम्हें इतना भी नहीं पता? नहीं भाभी, पर आप सिखाओगी तो मैं सीख जाऊंगी। तुमने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, ये सब क्या सीखोगी तुम? छोड़ो। चारू सोनाली की बातों से काफ़ी दुखी हो जाती है और पार्टी की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन सोनाली की सहेलियां उसके घर आती हैं। पार्टी चल रही होती है और सोनाली जानबूझकर चारू को अपनी पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली सहेलियों से मिलवाती है। रीचा, शी इज चारू। शी इज माई ब्रदर इन लॉज वाइफ। हाय चारू, हाउ आर यू? चारू को ऋचा की बातें समझ नहीं आती, पर वो फिर भी बात करने की कोशिश करती है। मैं फाइन, यू? Yes, I'm good too. So what you doing these days? माफ़ कीजिएगा, मुझे अंग्रेज़ी भाषा नहीं आती। Oh, I'm really sorry, चारू। सोनाली को चारू की बेइज्जती होते देख बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर चारू को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। किचन में चारू बहुत उदास खड़ी होती है, तभी उसकी सास रेवती उसके पास आती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी उदास क्यों खड़ी है? कुछ नहीं मम्मी जी, वो सोनाली भाभी की पार्टी चल रही है ना बाहर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किससे क्या बात करूं। अरे बहू, इसमें समझ ना आने वाली बात क्या है? चलो हम दोनों चलते हैं, इससे तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, सोनाली भाभी को शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरी वजह से। चारू वहाँ से चली जाती है। अरुण और सोनाली के बीच झगड़ा हो जाता है। तुमने आज पार्टी में कितना खर्चा कर दिया सोनाली, और उस पर भी तुम्हें और पैसे चाहिए? देखो, मुझे ज़्यादा ताने मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं नौकरी करती हूँ, समझे? वो तो मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए तुमसे मांग रही हूँ। हाँ, तो कौन सा वो पैसे किसी काम आए हैं? घर पर तो तुम देती नहीं हो एक भी पैसा, पता नहीं कहाँ खर्च करती हो। तुमसे अच्छी तो चारू है, कम से कम वरुण का ऐसा खर्चा तो नहीं कराती। अरुण और सोनाली इतना तेज लड़ रहे होते हैं कि उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही होती है। चारू वहाँ साफ सफाई कर रही होती है। मैं चारू की तरह अनपढ़ नहीं हूँ, आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझे? मेरी तुलना उससे मत करना। हाँ। चारू को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन रेवती और उसकी दोनों बहुएं घर पर होती हैं। बड़े दिन हुए पकोड़े खाए, आज बहुओं को अपने हाथों के पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ। रेवती जैसे ही कढ़ाई में पकोड़े डालती है, थोड़ा सा तेल उसके हाथ पर गिर जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी चारू और सोनाली रसोई में आ जाते हैं। सोनाली को समझ नहीं आता कि क्या करे, पर चारू जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी निकालती है और रेवती के हाथ पर डालने लगती है। मम्मी जी, ये हाथ को आप सीधा रखिए, मैं पानी डाल रही हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? इससे मम्मी जी के हाथ में छाले नहीं पड़ेंगे, और आप ना जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन लगाइए। हाँ। सोनाली डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और डॉक्टर घर पर आते हैं। वे रेवती के हाथ पर दवाई लगाते हैं और कुछ दवाई भी लिख कर देते हैं। ये दवाई आप ले आइएगा अभी ही। जी डॉक्टर, आपकी फ़ीस?
2,000। मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास है क्या सोनाली? नहीं माँ जी, मेरी सैलरी ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं इनके एटीएम से निकाल कर आती हूँ। डॉक्टर, अब 10 मिनट रुक जाइए ना प्लीज़। डॉक्टर, ये लीजिए, मेरे पास है। डॉक्टर फीस लेकर चले जाते हैं। ये लीजिए भाभी और पैसे, और मम्मी जी की दवाइयाँ ले आइए। अरे, तेरे पास इतने पैसे थे? हाँ मम्मी जी, ये पैसे मैंने घर खर्च से बचाए थे। बेटा, आज तो तूने संभाल लिया, वरना मेरे हाथ में अभी तक तो छाले भी पड़ गए होते। भले ही तूने पढ़ाई लिखाई ना की हो, पर तू बहुत समझदार है। चारू ने जिस तरह से आज अपनी सास को संभाला, ये देखकर सोनाली बहुत शर्मिंदा होती है और उसे एहसास हो जाता है कि इंसान को उसकी पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि उसकी समझदारी से आंकना चाहिए। ये कहानी है मीना की, जिसे बाजार जाना और शॉपिंग करना बहुत पसंद था। वो आए दिन मार्केट जाती है और ढेर सारा सामान खरीद लाती। उसकी इस आदत से पूरा घर परेशान था। एक दिन मीरा की सास उसे कहती है, हे भगवान, ये क्या? मुझे पूजा करनी है और घर में अगरबत्ती ही खत्म हो गई है। अब क्या करूं? तभी मीरा वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे माँ जी, आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। एक पूजा करती है, उसका भी सामान पूरा नहीं है। कम से कम भगवान में तो मन लगा लिया कीजिए। चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। मैं अभी पास की मार्केट में जाकर अगरबत्ती ले आती हूँ। मीरा मार्केट का नाम सुनकर खुश हो जाती है। अरे मार्केट? मैं ही चली जाती हूँ। अब आपकी कोई उम्र है क्या मार्केट जाने की? उम्र? क्यों भला? मुझे क्या बाजार जाकर तंबाकू खाना है जो उम्र नहीं है? अगरबत्ती ही तो खरीदनी है। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ ना, ले आऊंगी। आप तब तक ना जाप करिए, मैं अब भी अगरबत्ती लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीरा बाजार अगरबत्ती लेने चली जाती है, लेकिन काफ़ी देर होने पर भी मीरा घर नहीं आती है तो सास को चिंता हो जाती है। हे भगवान, न जाने कहाँ चली गई है। मैं पूजा कैसे करूं? तभी मीरा वहाँ आती है। मीरा के हाथ में ढेर सारा सामान होता है। अरे मीरा, इतनी देर कहाँ लगा दी? और ये सब क्या ले आई है? कहाँ गई थी? मीरा एक एक कर सामान सास को दिखाने लगती है। माँ जी, आप विश्वास नहीं करेंगी कि आज क्या हुआ बाजार में। तभी मीरा का पति पंकज भी आ जाता है। आइए आइए, आप भी आइए। आज तो आप दोनों को मेरी समझदारी और सूझबूझ पे फक्र होगा, सच में। अरे ऐसा क्या हो गया मीरा? और इतना सारा सामान? तुम कब बाज आओगी बेफिजुल के खर्चों से मीरा? बस कर दी ना आपने गवारों वाली बात। फिजूल कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि आज ना ये सारा सामान मैं सेल से लेकर आई हूँ। ये बाल्टी देखिए, बाजार में 100 रुपए की मिलती है और मुझे पड़ी सिर्फ 99 रुपए में। और ये झाड़ू बाजार में 80 रुपए से कम नहीं मिलता, लेकिन आपकी बहू ने माँ जी इसे 75 रुपए में खरीदा है। और ये ना, मीरा बोलने ही वाली होती है कि पंकज उसे रोक देता है। वो तो ठीक है मीरा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हमारे घर में तो बाल्टी, झाड़ू और ये सारा सामान पहले से ही है। आप भी ना, अब ये सारी चीजें तो काम आती ही है, भले पहले से ही हो। बहू, जो सामान घर में नहीं है और जो तू लेने गई थी वो कहाँ है? अब ये भी तो बता दे। अरे हाँ सासू माँ, अगरबत्ती तो मैं लेने गई थी, लेकिन अब क्या बताऊं, वो दुकानदार पूरे 10 रुपए में दे रहा था। मैंने कितना कहा, 8 रुपए में दे दो भैया, 8 रुपए में दे दो, लेकिन माना ही नहीं। तो माँ, भला आपकी समझदार बहू घाटे का सौदा कैसे कर लेती। अब ना मैं शाम को फिर बाजार जाऊंगी, देखती हूँ कुछ सस्ता वस्ता मिल जाए तो। इतना कहकर मीरा वहाँ से निकल जाती है और सास सर पकड़ लेती है। हे भगवान, इस बेवकूफ को हमारे ही घर भेजना था। माँ, मैं इसे पैसे देना ही बंद कर देता हूँ। ना तो इसके पास पैसे होंगे और ना ही ये फिजूल का सामान लेकर आएगी। सास पंकज की बात से खुश हो जाती है। हाँ बेटा, ये अच्छा आइडिया है। इससे सांप भी मर जाएगा
और लाठी भी नहीं टूटेगी। दोनों माँ बेटा निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मीरा की फिजूल खर्ची रुक जाएगी और अब वो कोई भी उटपटांग सामान नहीं खरीद पाएगी। लेकिन उन लोगों का ये आइडिया उन पर ही भारी पड़ जाता है। कैसे? जी हाँ भाई, मार्केट वैल्यू नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं समझे? एक दिन घर के दरवाजे की बेल बजती है। पंकज दरवाजा खोलता है तो सामने एक अजनबी खड़ा होता है। जी, आप कौन और किससे मिलना है? सर, मेरा नाम मुकेश है और मैं मीरा बहन से मिलने आया हूँ। दरअसल उन्होंने मेरी दुकान से 10 साड़ी खरीदी थी और पेमेंट घर से लेने को कहा था। 10 साड़ी? तभी अंदर से सासू माँ भी बाहर आ जाती हैं। क्या? 10 साड़ी? लेकिन क्यों? अब ये तो मीरा बहन ही जाने कि उन्होंने एक ही रंग और प्रिंट की 10 साड़ियाँ क्यों खरीदी। फिलहाल आप मेरे 5,000 रुपये दे दीजिए। पंकज मुकेश को पैसे देकर उसे विदा करता है और घर के अंदर आकर सर पकड़ लेता है। हे भगवान! तभी मीरा वहां आ जाती है। वो जैसी साड़ी पहनी होती है वैसी ही 5 साड़ी उसके हाथ में भी होती है। देखिए माँ जी, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ और सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि अपनी माँ, आपकी बेटी और किसके लिए बहू? तभी हाथ में झाड़ू लेकर वहां काम वाली बाई खड़ी हो जाती है। उसने वैसी ही साड़ी पहनी होती है जैसी मीरा ने। तभी मीरा सास को वैसी ही साड़ी देते हुए कहती है, और आपके लिए माँ जी। सास सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान! एक समय की बात है, दिल्ली शहर में चारुलता नाम की एक औरत रहती थी। वो झूठी शान और दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करती थी। देखिए जी, इस हीरोइन ने कितना सुंदर सोने का हार पहन रखा है, मुझे भी एक ऐसा हार दिलवा दीजिए ना। क्या? एक सोने का हार? अरे भाग्यवान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भगवान के लिए तुम उस एकता कपूर के बनाए धारावाहिक देखना बंद कर दो। अरे बहू, चादर जितनी लंबी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इस झूठी शान में पड़कर अच्छे अच्छे बर्बाद हो गए हैं। अरे ये बुढ़िया बीच में कहां से आ गई? जब देखो पटर 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 करती रहती है। देखो चारू, तुम्हारे ये ड्रामे अब पुराने हो चुके हैं। तुम्हारे इन फिजूल के खर्चों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे देर हो रही है, चलता हूँ मैं। इतना कहकर नवीन वहां से चला जाता है। ये दोनों माँ बेटे पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। कुछ दिनों के बाद चारुलता की सास घर में पड़ी पुराने किताबें एक रद्दी वाले को बेच रही होती है। तभी रद्दी वाले के पास रखी एक डायरी चारुलता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। रद्दी वाले भैया, वो लाल रंग की डायरी आपको कहाँ से मिली है? कौन सी डायरी? अच्छा ये, अरे ये डायरी तो मुझे आज नुक्कड़ वाले पुराने मकान के बूढ़े ने बेची है और भी बहुत अजीब अजीब चीजें उसने मुझे दी है। कहते हैं कि उस मकान में बहुत समय पहले एक जादूगर रहता था। क्या आप मुझे ये डायरी दे सकते हैं? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, आप इसे ले सकती हो। ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। वैसे भी मैं तो इसे कबाड़ में फेंकने वाला था। चारुलता वो डायरी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रात को चारुलता डायरी हाथ में लिए टीवी देख रही होती है। आज से मैं अपनी सभी ख्वाहिश इस डायरी में लिखूंगी। तभी चारुलता की नजर धारावाहिक की अभिनेत्री पर पड़ती है। वाह, इसने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। मैं भी एक दिन ऐसी ही साड़ी खरीदूंगी। एक काम करती हूँ, अपनी याददाश्त के लिए इस डायरी में लिख लेती हूँ। चारुलता डायरी में उस साड़ी का लंबा चौड़ा बखान लिख देती है। अगली सुबह जब चारुलता नींद से जगती है, तभी अपने बिस्तर के पास एक बहुत ही सुंदर साड़ी देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, कल रात मैंने डायरी में बिल्कुल वैसी ही साड़ी का जिक्र किया था। इसका मतलब मैं जो भी इस डायरी में लिखूंगी वो बात सच हो जाएगी। ओह, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। चारुलता उस करामती डायरी की मदद से ढेर सारे महंगे महंगे गहने और कपड़े हासिल कर लेती है। फिर एक दिन
अरे बहू, बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ नाश्ता बना दे। अरे ये बुढ़िया खुद तो कुछ करती नहीं, उल्टा मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाती रहती है। ये मेरे गले की फांस बन गई है। सबसे पहले तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। चारुलता फौरन अपनी डायरी निकालकर उसमें कुछ लिख देती है। अब आएगा मजा। थोड़ी देर के बाद, अरे नवीन बेटा, चल जल्दी से मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचा दे, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मुझे आज ही तीर्थ यात्रा पर जाना है। अरे लेकिन आप अचानक इस तीर्थ यात्रा पर क्यों जा रही हो माँ? एक तो आपकी दवाइयाँ चल रही है, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, आपको कुछ कम ज्यादा हो गया तो? अरे नालायक, तुम मुझसे बहस मत कर, चुपचाप मुझे लेकर रेलवे स्टेशन चल। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलिए। दोनों के जाते ही अब इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा, मेरा। कुछ दिनों के बाद, हे भगवान, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? एक आदमी होकर मैं अपनी पत्नी के पैर दबा रहा हूँ। अगर किसी को ये बात पता चल गई तो लोग हंसेंगे मुझ पर। मेरी समझ में नहीं आता कि ना चाहते हुए भी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इस तरह चारुलता अपने पति को घर का नौकर बना देती है और उससे घर के सारे काम करवाने लगती है। जल्दी जल्दी बर्तन साफ करो, उसके बाद बाथरूम में पड़े मेरे कपड़े धोने हैं और मेरे कमरे की सफाई भी करनी है। मैं घूमने जा रही हूँ, शाम को लौटूंगी। चारुलता अपनी नई कार लेकर घूमने चली जाती है। चारुलता के ठाट बाट देखकर मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे जरा इसकी कार तो देखो, ऐसी कार तो पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन इसकी साड़ी और गहनों का तो कोई जवाब नहीं। उधर दूसरी तरफ घर में काम कर करके नवीन की हालत खराब हो जाती है। मर गया, अरे हाय मेरी कमर। मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी अलमारी की सफाई करते करते नवीन को चारुलता की डायरी मिल जाती है। नवीन उसमें लिखी सारी बातें पढ़ लेता है। अच्छा, तो ये बात है, वो चुड़ैल इस डायरी की मदद से ये सब कर रही है। नवीन फौरन उस डायरी को जला देता है। अगली सुबह, उठो महारानी, सुबह हो गई है। मेरे ऊपर पानी फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वहां चारू की सास आ जाती है। अरे बहू, आज तुझे क्या हो गया है? सुबह के 10 बज गए और तू अभी तक सो रही है। चल उठ, जल्दी कर, घर में बहुत काम पड़ा है। अरे माँ जी, आप, ये कैसे हो सकता है? चारुलता इधर उधर अपनी डायरी ढूंढने लगती है। तभी नवीन उसे जली हुई डायरी दिखाते हुए कहता है, इसे ही ढूंढ रही हो ना तुम? जली हुई डायरी को देख चारुलता के होश उड़ जाते हैं। शिक्षा, गलत नियत से किया गया काम और गलत इंसान कभी अपने इरादों में सफल नहीं होते।